प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में नई सरकार के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली बार है जब चुनाव हो रहे हों और सियासी जमीन से शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही पूर्व पीएम बाहर हैं। इस बार मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के बीच है। बीएनपी के मौजूदा अध्यक्ष तारिक रहमान जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी मां खालिदा जिया के कार्यकाल में हुई गलतियों पर माफी भी मांगी है। वहीं जमाते इस्लामी ने धमकी दी है कि अगर उनकी जीत नहीं हुई तो हिंसा फिर भड़केगी। अब तक यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वो चुनाव नहीं करवाना चाहती, लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं तो उस पर जमात को जिताने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। इस बीच मतदान केंद्रों को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आया है। इन हालात में इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में चुनाव के बाद फिर भड़केगी हिंसा? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में कबूलनामा, जिहाद के नाम पर लिए गए फैसलों पर जताया अफसोस। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने उतारा मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर। कतर एयरबेस पर बढ़ी हलचल। तेहरान ने दी वॉशिंगटन को मिटा देने की धमकी। अमेरिका ने पूर्व सोवियत देश आर्मेनिया के साथ किया परमाणु समझौता। रूस से लेकर अजरबैजान तक के उड़े होश। अजरबैजान की आर्मेनिया से है पुरानी दुश्मनी। और चलते चलते में देखेंगे बिना युद्ध बिना हमला कैसे रातों रात वीरान हो गया सोने जैसा चमकता शहर। यूरोप में वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताइवान ने अमेरिकी मिसाइल लगानी चाही तो भड़का चीन। कहा मिसाइलों की तैनाती युद्ध को देगी बुलावा। सर्वनाश की दी चेतावनी। भारत और पाकिस्तान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा। कहा सैन्य टकराव के दौरान 10 प्लेन गिरे। टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का फिर लिया क्रेडिट। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में बदलाव। लिस्ट से दाल को हटाया। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में कहा इंडिया के लिए 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश। 2027 तक बंद करने का टारगेट। भारतीयों पर सबसे ज्यादा होगा असर। तो बांग्लादेश में कुछ ही घंटों बाद नई सरकार का चुनाव होना है। करीब 35 साल बाद बांग्लादेश में यह पहला चुनाव है जिसमें शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया दोनों ही नहीं दिख रही हैं। शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण लिए हुए हैं, तो खालिदा जिया चुनाव से पहले दुनिया छोड़ गई। अब सभी की नजरें नई सरकार के गठन पर है। इसके लिए 12 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन वोटिंग से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। जमाते इस्लामी और बीएनपी नेताओं के बीच जमकर झड़प हो रही है। जमात का आरोप है कि चुनाव में धांधली की कोशिश हो रही है। बीएनपी को जिताने की कोशिश में सरकारी मशीनरी लगी हुई है और अगर चुनाव में धांधली हुई तो नतीजों के बाद भारी हिंसा हो सकती है। अवामी लीग पहले से ही मैदान में नहीं है, इसलिए मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। पहले ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती थी, तब दोनों का एक ही दुश्मन था और वो थी शेख हसीना। लेकिन अब शेख हसीना चुनावी पिक्चर से गायब है, तो सत्ता के लिए ये दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है और अगर बीएनपी के नेतृत्व के गठबंधन को जीत मिली तो तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और रहमान ने वादा किया है कि अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो वो संविधान में संशोधन करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा पीएम नहीं रहेगा और साथ ही वो गरीबों को फैमिली कार्ड के जरिए नगद मदद देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी जो हसीना सरकार के वक्त बैन कर दी गई थी, उसकी इस चुनाव में वापसी हुई है। जमात की सरकार बनती है तो फिर इसके चीफ शफीकुर रहमान जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं वो पीएम बनेंगे। शफीकुर रहमान खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ सुथरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि जमात के कट्टरपंथी एजेंडे के चलते महिलाओं में डर भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बांग्लादेश का चुनाव आयोग भी मान रहा है कि इस बार चुनाव कराना आसान नहीं होने वाला।
देश के आधे से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। करीब 90% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजधानी ढाका में तैनात कई पुलिसकर्मी पहली बार बॉडी कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे, जिससे हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा सके। पुलिस महानिरीक्षक बहादुरुल आलम ने बताया कि देश के करीब 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 संवेदनशील हैं। पुलिस के मुताबिक ढाका के 2,131 मतदान केंद्रों में से 1,614 केंद्र बेहद संवेदनशील है। हालांकि बांग्लादेश की सेना ने ही पुलिस के दावे को खारिज कर दिया है। सेना ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि ढाका में केवल 2 मतदान केंद्र ही संवेदनशील है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग का दावा है कि पहली बार इतनी भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है और वोटिंग पूरी होते ही काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। देर रात तक नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो सकती है। इस बीच सवालों में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी घिरते दिख रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जमाते इस्लामी का समर्थन कर रहे हैं। वो चुनाव में जमात की जीत के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण में रुकावट के लिए वो जनमत संग्रह भी करा रहे हैं। लेकिन अब यूनुस ने साफ कर दिया है कि नई सरकार के गठन में वो कोई रुकावट नहीं बनेंगे और चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार को सत्ता सौंप देंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से मुसीबत में घिरा हुआ है। आर्थिक हालात संभल नहीं रहे, वहीं बड़े हिस्से में बगावत हो रही है। पड़ोसियों के साथ उसके संबंध ऐसे हैं कि बातचीत को लेकर व्यापार तक सब कुछ बंद है। ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इन हालात में उसे अमेरिका से बड़ी मदद मिलेगी। मदद मिली भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पाकिस्तान को उम्मीद थी। और अब इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका को ही जमकर सुना दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जब उसका काम निकल गया तो उसने हमें फेंक दिया। आज हमें अमेरिका की मदद करने की सजा मिल रही है। अगर हमने पहले ही अमेरिका को ना कहा होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज भले ही पाकिस्तान की सरकार सेना के इशारे पर चल रही हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की बदहाल दिशा के लिए भी सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का जो हाल है उसके लिए सेना के 2 जनरल सबसे बड़े कसूरवार हैं। इसमें पहला नाम है जनरल जियाउल हक का और दूसरा परवेज मुशर्रफ का। जिया के समय पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में कूदा था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ विद्रोह हुआ, जो अमेरिका के इशारे पर किया गया। कहा गया कि यह जिहाद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां एक सरकार काम कर रही थी जिसने रूस को अपनी मदद के लिए बुलाया था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह भड़काया और अमेरिका की मदद के लिए पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। हमने मजहब या इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान में लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी अमेरिका को खुश करने के लिए। जियाउल हक ने अमेरिका की तारीफ पाने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग में धकेल दिया था। हमने जंग में इसलिए हिस्सा लिया ताकि सैन्य तानाशाह को खुश किया जा सके। जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ, ये अपने शासन पर अमेरिका की मुहर चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका की मदद की। इसके लिए हमने अपना करिकुलम तक बदल दिया और आज तक ये करिकुलम बहाल नहीं हो पाया। अमेरिका को खुश करने के लिए हमने अपने इतिहास ही दोबारा से लिख डाले। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने साल 2001 का भी जिक्र किया। आसिफ ने कहा कि साल 2001 में भी हमने गलती की। अमेरिका के लिए पहले हमने तालिबान को बनाया और बाद में अमेरिका के कहने पर हम उसके खिलाफ हो गए। अमेरिका तो वहां से चला गया, लेकिन नुकसान हमने उठाया। हमने अमेरिका के लिए युद्ध लड़े, अपना एयर स्पेस, पोर्ट, सेना और यहां तक अपने लोग भी दे दिए। और बदले में हमें क्या मिला? हमें इस्तेमाल किया गया और फिर अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यानी पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी हो रही है, वहीं एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनसे डील करना चाहता है। इस बार वो अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है। उसे पता है कि डील नहीं हुई तो जंग होगी और इसके लिए हम एक और जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि इस बार बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल कार्यक्रम पर भी हो रही है। लेकिन ईरान अमेरिका के इन दावों को खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, लेकिन समझौते की स्थिति बनती है तो हम यूरेनियम संवर्धन को 60% तक कम कर देंगे।
लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद वो ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू इस कोशिश में है कि ट्रंप अपनी सेना को जल्दी ही ईरान पर हमले का आदेश दे दे, क्योंकि मजबूत ईरान को वो अपने लिए खतरा मानते हैं। वैसे जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है, वो इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल कतर के अल उदैद एयरबेस, जो कि अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, वहां से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो जंग की तैयारियों का एहसास करा रही हैं। यहां अमेरिकी सेना ने अपनी पैट्रियट मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है। इस मिसाइल सिस्टम को M983 भारी ट्रकों पर लादा गया है, यानी अब इस डिफेंस सिस्टम को तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इससे पहले जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में वहां 15 F-15 विमान दिखाई दिए थे। ओमान सागर में पहले से ही अमेरिका का जंगी बेड़ा अपनी पोजीशन ले चुका है, यानी अमेरिका की तरफ से हमले की पूरी तैयारी है। वहीं ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के खिलाफ उसके विरोधी चीन और रूस ईरान की खुलकर मदद कर रहे हैं। इस वक्त रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, जिसमें ईरान ने रूस को ड्रोन और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध कराई हैं और बदले में रूस ने भी ईरान को डिफेंस सिस्टम दिए हैं। चीन ने भी कई हथियार प्रणालियां ईरान को दी हैं। यही वजह है कि ईरान का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। उसने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को हमले के लिए तैनात रखा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो यह ऑल आउट वॉर मानी जाएगी और ईरान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जंग की स्थिति में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व में कम से कम 8 देशों में सैन्य अड्डे बनाए हैं, जिसमें कतर से लेकर यूएई और ओमान तक शामिल है, और यहां 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। ऐसे में अगर ईरान इन देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो इससे एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने की खबर तुर्की से भी आई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो भी ईरान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईरान में सत्ता नहीं बदलने वाली, सिर्फ इतना हो सकता है कि सरकार की पकड़ कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में अराजकता ही बढ़ेगी। इसलिए जंग किसी के भी हित में नहीं है। तुर्की मिडिल ईस्ट में एक और जंग नहीं चाहता और यही बात हम अमेरिका को समझा रहे हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे समझेंगे? और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका और आर्मेनिया डील की। तो अमेरिका ने आर्मेनिया के साथ न्यूक्लियर डील की है। इस डील पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साइन किए हैं। खास बात यह है कि इस डील के जरिए अमेरिका शुरुआत में आर्मेनिया को करीब $5 अरब की परमाणु तकनीक और उपकरण एक्सपोर्ट कर सकेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में ईंधन सप्लाई और रखरखाव से जुड़े लगभग $4 अरब के अतिरिक्त समझौते भी हो सकते हैं। दरअसल आर्मेनिया नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया की कंपनियों की तरफ से इसके लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। लेकिन अब अमेरिका ने आर्मेनिया के साथ जिस तरह से परमाणु समझौता किया है, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि नए न्यूक्लियर संयंत्र को बनाने का काम अमेरिकी कंपनी को ही मिल सकता है। फिर भी ये काम उतना भी आसान नहीं है। उसका कारण है कि अभी आर्मेनिया में सिर्फ एक ही परमाणु संयंत्र है, जिसका नाम मेत्सामूर है। यह प्लांट यूएसएसआर के वक्त बनाया गया था, जो अब काफी पुराना हो चुका है। वैसे रूस को तो उम्मीद है कि नया न्यूक्लियर संयंत्र भी उसके ही हिस्से में आएगा, और ऐसा होना उसके लिए जरूरी भी है। रूस की चिंता की वजह भी है क्योंकि आर्मेनिया नया न्यूक्लियर प्लांट रूस के बॉर्डर के पास बनाना चाहता है। इसलिए रूस भी आर्मेनिया पर दबाव बना रहा है और ये माना जा रहा है कि आर्मेनिया रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। दोनों ही देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंध है। वैसे अमेरिका और आर्मेनिया के बीच जो परमाणु डील हुई है, उससे 2 और देश हैं जो चिंता में दिखाई दे रहे हैं। पहला तो अजरबैजान है, जिसके साथ आर्मेनिया की जंग भी हो चुकी है। ऐसे में आर्मेनिया और अमेरिका की डील से अजरबैजान के भी होश उड़ गए। वहीं ईरान भी चिंता में दिख रहा है। ये बात तो आप जानते हैं कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौता कराया था। इस समझौते में एक कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिससे अजरबैजान को अपने नखचिवान क्षेत्र और फिर तुर्की तक सीधा रास्ता मिल जाएगा। इस कॉरिडोर की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। यहां हम ये भी समझ लेते हैं कि आर्मेनिया की बड़ी सीमा ईरान से मिलती है और जिस हिस्से में कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है वो ईरान के बॉर्डर के बेहद पास है।
ईरान ने जब इसका विरोध किया तो आर्मेनिया इस कॉरिडोर के समझौते से पीछे हटता दिखाई दिया। लेकिन अब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि ने ईरान की चिंता को फिर बढ़ा दिया है, क्योंकि ईरान ये मानकर चल रहा है कि जल्दी ही उसे अमेरिका के साथ जंग लड़नी है और वो आर्मेनिया के बॉर्डर पर कोई तनाव नहीं चाहता। मगर अब हालात बदल रहे हैं और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 7000 साल पुराने एक अमीर शहर की। तो एक ऐसा वक्त जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पत्थरों से औजार बना रहे थे, तब एक शहर ऐसा भी था जो सोने की चमक से नहाया हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज के बुल्गारिया के वर्ना शहर की। करीब 7000 साल पहले यहां दुनिया का सबसे पहला इलीट क्लास बसता था, लेकिन फिर ये पूरा शहर अचानक गायब हो गया। दरअसल ये साम्राज्य अचानक इतिहास की धुंध में कहीं खो गया। बात 1972 की है। कुछ मजदूर एक फैक्ट्री के लिए खुदाई कर रहे थे कि तभी फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। वहां मिट्टी में दबी पुरानी कब्रें थी। जब पुरातत्वविद वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां कुल 294 कब्रें थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई कब्र नंबर 43 की। इस कब्र में एक पुरुष का कंकाल मिला जो ऊपर से नीचे तक सोने से लदा था। उसके पास सोने की कुल्हाड़ी, झुमके और बारीक चूड़ियां थी। ये इंसानों का तराशा गया दुनिया का सबसे पुराना सोना साबित हुआ। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुदाई में मिला लगभग सारा सोना सिर्फ 4-5 कब्रों में ही सिमटा था। यानी उस जमाने में भी अमीर और गरीब का भेदभाव चरम पर था। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य या तो युद्ध में जलकर खाक हुए या किसी क्रूर राजा ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन वर्ना की कहानी कुछ अलग है। यहां मिली कब्रों में शव बिल्कुल सुरक्षित थे। हड्डियों पर किसी तलवार या तीर का कोई निशान नहीं था। यानी यहां कोई जंग नहीं हुई थी। तो फिर हुआ क्या था? आखिर कैसे ये पूरा का पूरा साम्राज्य डूब गया? तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि इस तबाही के पीछे की वजह ब्लैक सी थी। धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, मीठा पानी खारे पानी में बदलने लगा और उपजाऊ जमीन दलदल बन गई। खेती तबाह हो गई और भूख से बचने के लिए वहां के लोग अपना शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और दुख की बात तो यह है कि इस बेशकीमती सभ्यता का 1/3 हिस्सा अब भी जमीन के नीचे दफन है। 1991 के बाद से फंड की कमी के चलते खुदाई रोक दी गई। आज जहां दुनिया का सबसे पुराना सोना दबा हो सकता है, वहां फैक्ट्रियां बन चुकी हैं और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।